Hello student, welcome to the 10th lecture of isomerism. We are in a chapter of general organic chemistry and this is the 10th lecture. आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो शीट आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिया है अराउंड 34 क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस है, वो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस इस चैप्टर के सॉल्व किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको आईयूपीएसी के सिखाए थे वैसे इसके भी मैं थोड़े आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ये 34 क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है बीच बीच में, तो सब मैंने मिक्स रखा है ताकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मिले। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप ये मोबाइल में देख रहे हैं तो दूसरे मोबाइल में पीडीएफ सेंड करके आप ओपन करके फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ना। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोगों को एक काम करना है कि लेक्चर नंबर 1 से लगा के लेक्चर नंबर 9 तक अच्छे से रिवाइज करना है। हर एक चीज जो मैंने सिखाई, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन, जो भी मैंने सिखाया है वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस और रिवाइज करके फिर ही ये वीडियो लेक्चर देखना है, ताकि फिर आपको हर एक चीज जो मैं बोलूंगा वो समझ में भी आएगा और आपके कंसेप्ट भी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 9 तक एक एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है। तो हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उस पीडीएफ में मैंने आपको आंसर की नहीं दिया है, ठीक है ना। आंसर जो मैं आज लेक्चर में डिस्कस करूंगा वो आप साथ में एक नोटबुक में लिखते जाना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं सबके आंसर्स भी साइड बाय साइड यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1, द आइसोमर्स ऑफ द सब्सटेंस मस्ट हैव, आगे जरा मेरा वहां पे लिखने में गलती हो गया, मस्ट हैव सेम, ठीक है। वहां पे सेम वर्ड नहीं लिखा है, इट इज मस्ट हैव सेम। अगर मैं बात करूं तो सेम क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपने लेक्चर नंबर 9 तक अच्छे से देखा है तो मैंने आपको बोला था कि आइसोमर्स का मस्ट कंडीशन क्या है, दे शुड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is isomeric with methyl vinyl ether? Now students, इसके लिए आपको कॉमन नेमिंग भी अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने जीओसी के लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो आपको कॉमन नेमिंग आता होगा। तो जीओसी का लेक्चर नंबर 23 एंड 24 जो है वो कॉमन नेमिंग वाला था। तो which of the following is isomeric with methyl vinyl ether? ना, मिथाइल का मतलब तो सबको पता है CH3, विनाइल का मतलब क्या होता है CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इस कंपाउंड का DU कितना है सर, DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU कितना बच्चों 1 है। मैंने क्या बोला था, कभी भी दो आइसोमर्स का DU हमेशा क्या होता है, सेम होता है ना। इसमें हमारा आंसर वही होगा जिसका DU क्या रहेगा, 1 होगा। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों प्रोपेनॉल। प्रोपेन 1 का मतलब प्रोपेनॉल। अभी प्रोपेनॉल में तो एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही रिंग है, तो इसका DU कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल, इसमें कोई DU नहीं, मिथाइल में भी कुछ नहीं, और ईथर में तो खाली यही होता है OH, O ग्रुप होता है। तो इसका भी DU कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखिए, अगर मैं बात करूं प्रोपेनल, प्रोपेनल की बात करें तो प्रोपेनल मतलब अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड है डेफिनेटली, मतलब इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, और C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, मतलब इसका DU कितना है, 1 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा C। अगर मैं लास्ट वाला ऑप्शन देखो इथेनॉल, इथेनॉल में तो बात करें तो पहली बात तो इसका DU कितना है, 0 है, और DU 0 होता है बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी देखो दो टाइप के बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर इसके साथ मैच करेंगे कि सर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दैट इज एक्चुअली बेटा ट्रेडिशनल मेथड, वो पुराना ओल्ड मेथड हो गया। अभी हम लोग इस मेथड से नहीं जाते हैं, उस मेथड से आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन डायरेक्टली DU से चेक करेंगे, अगर डबल बॉन्ड ही नहीं है तो DU कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ अलाइल अल्कोहल। ना सबसे पहली बात तो अलाइल अल्कोहल होता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH, इसको हम लोग अलाइल अल्कोहल बोलते हैं, और इसका DU कितना है बच्चों, 1 है। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना चाहिए जिसका DU क्या है बेटा, 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि उनसे नॉट बोला है, देखो ना क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ अलाइल अल्कोहल। तो जिसका DU 1 रहेगा वो तो इसका आइसोमर हो जाएगा, जिसका DU 1 नहीं रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ही बेटा फर्स्ट वन है प्रोपेनॉल। क्यों प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोपेनॉल हमने यूज किया, इसका DU कितना है, 0 है। तो DU 0 आते हैं बेटा, ये दोनों आइसोमर हो ही नहीं सकते, बिकॉज
आइसोमर्स दे शुड हैव सेम द वैल्यू ऑफ क्या ड्यू। तो यहाँ पे ड्यू कितना आ रहा है 0 है और इसका ड्यू कितना है 1 है, तो ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। दिस इज नॉट एन आइसोमर। दूसरे ऑप्शन देखें एसीटोन। तो सबको पता है एसीटोन का मतलब जिसमें सी डबल बॉन्ड होता है, नेल पॉलिश रिमूवर। तो इसका ड्यू कितना है बच्चों, इसका ड्यू 1 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं मिथाइल ऑक्सीरेन की, अभी ये हमारे लिए नया वर्ड है मिथाइल ऑक्सीरेन, तो सब लोग लिख लो। ऑक्सीरेन का मतलब क्या होता है देख लो, इसको ऑक्सीरेन बोलते हैं। 3 मेंबर्ड रिंग विथ ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो इसको ऑक्सीरेन बोलेंगे, और यहाँ पे CH3 रहेगा तो इसका नाम मिथाइल ऑक्सीरेन। अभी इसमें रिंग आ गया, इसका रिंग आ गया मतलब इसमें ड्यू कितना हो गया, इसका भी ड्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बेटा ये दोनों तो इसके आइसोमर्स है ही है, ये आइसोमर नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल की बात करें तो साइक्लिक रिंग आ गया, रिंग आ गया मतलब ड्यू का वैल्यू 1 हो गया, तो इसका भी ड्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन ए, ये इसका आइसोमर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर नॉट आइसोमर्स। एकदम आराम से तसल्ली से सॉल्व करना, घाई करोगे तो इसमें रॉन्ग हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइसोमर्स। फर्स्ट ऑप्शन देखें अगर, फर्स्ट ऑप्शन प्रोपाइन, प्रोपाइन बराबर है, प्रोपाइन एंड साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन बराबर है। तो अगर मैं प्रोपाइन की बात करूं, प्रोपाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका ड्यू कितना 2 बराबर ना। साइक्लोप्रोपीन, साइक्लो मतलब रिंग, रिंग मतलब 1 ड्यू, बट ये प्रोपीन है मतलब रिंग के अंदर भी डबल बॉन्ड भी है, तो इसका मतलब इसका ड्यू भी कितना है 2 है। तो ये तो दोनों आइसोमर है ना, इसने क्या बोला है नॉट आइसोमर्स बोला। ठीक है, ट्राई मत करो, आराम से सॉल्व करते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन देखना प्रोपाइन, प्रोपाइन अभी जस्ट हम लोग ने उसका ड्यू लिखा है कितना, ड्यू 2 है। आगे रीड करो प्रोपाडाइन, प्रोपाडाइन, डाइन मतलब 2 बार डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड मतलब एक ड्यू, तो 2 डबल बॉन्ड मतलब ड्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये भी आंसर रॉन्ग है फिर तो अपना। हमको क्या बोला है नॉट आइसोमर, ये दोनों आइसोमर्स है, ये दोनों भी आइसोमर्स है। ऑप्शन सी देखो प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपीन। प्रोपीन की अगर बात करूं तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा 1, एंड साइक्लोप्रोपीन ये देखो ऊपर ही लिखा है, साइक्लो मतलब रिंग, रिंग मतलब एक ड्यू, प्रोपीन, प्रोपीन मतलब डबल बॉन्ड मतलब एक और ड्यू, तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा 2। तो ये दोनों आइसोमर्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉट बोला है ना, नॉट आइसोमर्स बोला है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का मतलब क्या, इसका ड्यू कितना 0, क्यों OH है और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग भी नहीं है। मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मतलब OCH3, इसको मिथॉक्सी बोलेंगे। इथेन मतलब CH2 CH3, तो इसमें भी 3 कार्बन है राइट, और इसका भी ड्यू कितना है 0 ही है, तो इसका ड्यू बेटा 0 है, तो ये दोनों भी तो क्या है आइसोमर्स है ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक एक क्वेश्चन, अभी ये जो है सबके सब एंट्रेंस के क्वेश्चन है बच्चों, ये हैंड रिटन है इसलिए मैंने ब्रैकेट में ईयर नहीं लिखा है कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम में आया है, बट ये सब एंट्रेंस के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं सबके आंसर डिस्कस करूंगा, थोड़ा स्लो ही जाऊंगा ताकि आपको 1 to 9 रिवीजन भी हो जाए और एक एक क्वेश्चन भी समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एन पेंटेन, एन पेंटेन मतलब 5 कार्बन इन अ चेन, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका एन पेंटेन। फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन मतलब क्या 2 3 4, 1 2 3 4, इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, करेक्ट ना। तो स्टूडेंट जब इसका नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, इसमें चेन कितने कार्बन का है 5, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, बट इसमें चेन कितने का है 4 का है, तो दोनों में चेन का लेंथ क्या है डिफरेंट है, सो दे आर डैश आइसोमर्स। ऑप्शन में क्या दिया है, ओके दे आर द पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, वो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आता ही नहीं है, वो हम लोग जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो। और दूसरा ऑप्शन ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिया है, स्टीरियो को बेटा 3D आइसोमर्स भी बोलते हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है स्ट्रक्चरल, और इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो बेसिकली अगर आपको पूछ भी लेते हो तो इनको बेटा अपन चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, pick up the alkane which differs from the other members of the group।
मतलब ऐसा अल्केन बताओ जो इन तीनों से अलग है, या फिर फर्स्ट वाला तीनों से अलग, सेकेंड वाला तीनों से अलग, ऐसा आपको अल्केन ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया। थर्ड ऑप्शन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये देखो ये 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया। लास्ट ऑप्शन पेंटेन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। तो अभी इसमें कौन सा वाला ऐसा अल्केन है जो सबसे अलग है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कैसे पहचानेंगे सर, सबका ड्यू तो 0 ही है। तो आप बताए इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, बराबर। ऑप्शन 1 में कितने कार्बन है? 5 कार्बन। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। गिनो 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो इसका मतलब अभी फिलहाल के लिए तो बेटा बी डिफरेंट हो गया। इसको गिनो 1 2 3 4 5, तो इसमें भी कितने कार्बन है बच्चों? 5 कार्बन है। तो डेफिनेटली बच्चों अभी मुझे बताओ कौन सा वाला ऐसा कंपाउंड है जो डिफरेंट है? इट इज ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि इसमें बाकी सब में 5 कार्बन और इसमें कितने कार्बन है? 7 कार्बन, 6 कार्बन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। आगे डील करते हैं सेवेंथ वाला। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H14, C6H14 के कितने आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं? तो स्टूडेंट्स पहली बात तो इसका ड्यू 0 है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड या रिंग नहीं होगा। तो 6 कार्बन पहले ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया एन हेक्सेन। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर इसमें कार्बन का चेन के लेंथ को कम कर देंगे, 5 कार्बन का ये बना दिया। एक कार्बन बचा तो वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ पे भी हो सकता है, करेक्ट। फिर अभी कार्बन का चेन इसमें कितने का था? 6 का था, इसमें 5 का हो गया, इसमें भी 5 का हो गया। यहाँ पे मत डालना, यहाँ पे और ये पोजीशन क्या है? सेम है। फिर और क्या पॉसिबिलिटी है? अभी कार्बन का लेंथ 5 से 4 कर दो, तो मेरे पास कितने कार्बन बचे? 2। मैंने आपको सिखाया था कि फर्स्ट और लास्ट पे कार्बन डाल के कोई फायदा नहीं है, तो दोनों कार्बन इधर डाल दो ऐसे, या फिर एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल कितने आइसोमर्स हो गए? 5 आइसोमर्स हो गए। तो 5 आइसोमर्स वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर। तो इस वाले बोर्ड पे हम लोग ने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 7 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहो तो इसका फोटो ले लो, मैं 2 मिनट के लिए साइड में हो जाता हूँ, आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग को इंपॉर्टेंट मार्क करना है। 8 वाला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर चेन आइसोमर्स? इसमें से कौन से वाले चेन आइसोमर्स है? चेन आइसोमर्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, चेन का लेंथ क्या होना चाहिए? डिफरेंट, जो नाम वो अलग होना चाहिए। ऑप्शन ए एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को सबको कॉमन नेमिंग अभी आता है। तो ये है एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल में सेकेंड नंबर पे एक CH3 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ये चेन आइसोमर्स है? नंबरिंग करो, ये 1, ये 2, ये 3। इसमें कार्बन का चेन लेंथ कितने का है? 3 का है, और इसमें 1 2 3। तो ये वाले चेन आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि कार्बन का चेन लेंथ सेम है। दूसरा ऑप्शन एन ब्यूटाइल अल्कोहल। व्हाट इज एन ब्यूटाइल अल्कोहल? 4 कार्बन वाला। चलो अभी थोड़ा सा अपन काम थोड़ा फास्ट करते हैं। 4 कार्बन वाला अल्कोहल, तो काम करते हैं, लिख ही लेते हैं पूरा, कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं रखते मन में। 4 कार्बन वाला और एन ब्यूटाइल मतलब स्ट्रेट चेन। ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। एन सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल मतलब सेकेंडरी कार्बन पे यहाँ पे OH मैंने पूरा लिखवाया है आपको कॉमन नेमिंग में। इसमें कार्बन का चेन कितने कार्बन का है? 4। चेन लेंथ ही डिफरेंट होना चाहिए इसमें, 1 2 3 4। अगर आपको IUPAC नहीं आता तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ सकते। देखो हर जगह पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर GOC का, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर यार। इसमें भी कार्बन का चेन 4 का, इसमें भी 4 का, ये नहीं चलेगा। चल फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। व्हाट इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप? इस ग्रुप को
आइसोब्यूटाइल बोलते हैं, और इसके ऊपर OH जोड़ देता हूँ, अल्कोहल हो जाएगा। तो इसमें कार्बन का चेन कितने कार्बन का है, 3 का है, ठीक है। आगे रीड करो, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल पता है ना हमको, इसको टर्ड ब्यूटाइल बोलते हैं। इसमें एक और CH2 जोड़ दे तो नियो हो जाएगा। अगर मैं इसमें कार्बन के चेन की बात करूँ तो 1 2 और इसमें भी 3, इसमें कार्बन का चेन 3, इसमें भी कार्बन का चेन 3, तो ये भी नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो ऑप्शन कौन सा होगा, 4th ही होगा, ठीक है ना। पर फिर भी हम लोग उसको भी ड्रॉ करके बताएंगे। सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, व्हाट इज सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, ये वाला आपका सेक ब्यूटाइल अल्कोहल है, करेक्ट, ये सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। उसके बाद में टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, अभी जस्ट ड्रॉ किया था हमने टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आपका टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो स्टूडेंट्स इसमें कार्बन का चेन कितने का है, 4 का है ये वाला, और इसमें कार्बन का चेन कितने का है, 3 का है। तो इसमें 4 कार्बन का चेन है, इसमें 3 का है, तो ये वाला आपका आंसर राइट होगा। बिकॉज चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए, चेन का लेंथ ही क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी अभी भले आपको टाइम लग रहा है, बट बाद में जैसे जैसे आपको यूज्ड टू हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे यूज्ड हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस और भी मिलेंगे आपको, तो डेफिनेटली आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो कोई कोई क्वेश्चन में हमको टाइम जरूर लग सकता है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, पेंटेन 2 ओन, सर 2 पेंटेनोन बोलो या पेंटेन 2 ओन बोलो, बोथ आर वन इन द सेम। 5 कार्बन है और ओन मतलब कीटोन हो जाएगा, तो एक ये हो गया, 5 कार्बन 3 4 और 5, ये पेंटेन 2 ओन है। एंड 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, 3 के ऊपर मिथाइल और ब्यूटेन 2 ओन, ये तो ब्यूटेन 2 ओन हो गया, 3 के ऊपर मिथाइल CH3 एंड यहाँ पे ऐसा, करेक्ट ना। तो अभी मुझे एक बात बताइए, ये दोनों कौन से टाइप के आइसोमर्स है, तो उन्होंने ऑप्शन में दिया है, अभी बताओ ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सर ये कीटोन है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, सर ये भी कीटोन है। तो दोनों बेटा कीटोन ही है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है। चेन लेंथ देखते हैं ना पहले, चलो 1 2 3 4 5, इसमें गिनो 1 2 3 4, तो स्टूडेंट डेफिनेटली दोनों में चेन का लेंथ ही क्या है, डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दे आर डैश आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। सर मेटामर्स क्यों नहीं बोल सकते, मेटामर्स के लिए क्या होना चाहिए, याद है ना, अल्काइल ग्रुप भी डिफरेंट होना चाहिए। ये आपका क्या है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये साइड में भी CH3 ये साइड में भी CH3, तो सेम हो गया, तो फिर कैसे होगा। तो ये आपका कौन सा आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रक्चर CH3 थ्राइस CBr, इसको पहले लिखना सीखते हैं। CH3 3 बार किसके ऊपर जुड़ा हुआ है, CBr के ऊपर, तो ये C और ये Br। दूसरा क्या दिया है, CH3 और CH2 कितनी बार दिया है, देखो 3 बार दिया है, तो 3 बार CH2 और यहाँ पे Br, दे आर डैश आइसोमर, ऐसे पूछा है। तो बताओ इसमें 1 ये 2 और ये 3, इसमें 1 2 3 4, तो डेफिनेटली बेटा आप बताओ, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना। इसमें चेन कितने का है, 4 कार्बन का, इसमें 3 कार्बन का है, तो डेफिनेटली दे आर डैश आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, रीड करो। हाउ मेनी 1 डिग्री अमीन्स, पहली बात तो 1 डिग्री अमीन्स का मतलब क्या होता है, NH2 ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमीन्स। हाउ मेनी 1 डिग्री अमीन्स, क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी 1 डिग्री अमीन्स आर पॉसिबल फॉर C4H11N, ठीक है ना, तो C4H11N, ठीक है ना, इस कंपाउंड का पूछा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ इस कंपाउंड को अगर इस फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा, C4H9NH2, और आरपी ट्रिक पता ही होगा आपको, आरपी ट्रिक क्या था कि 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम लोग कितने से अरेंज कर सकते हैं, C3H7 को 2 तरीके से, 4 वाले को याद आया कुछ, C4H9 मैंने लिख के भी दिया था, इसको 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से, 4। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन डी। अगर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है तो अपन ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, 4 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन चौथा कार्बन, और इसके ऊपर ही NH2 जोड़ दो। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया, फिर दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, 4 कार्बन इधर NH2 जोड़ दो, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। फिर तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ, फिर 3 कार्बन का चेन बना दो, 3 कार्बन
एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। यहाँ पे NH2 जोड़ दो, ये एक तीसरा तरीका हो गया। बीच में भी तो NH2 जोड़ सकते थे ऐसे, ये भी NH2, तो सब में NH2 ये देख लो। तो सबके सब कौन से अमाइंस है? प्राइमरी अमाइन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 चलो ट्राई करो खुद से, राम भरोसे मत बैठो। प्रोपेन वन ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपेन वन ऑल? CH3 CH2 CH2 OH, इसको प्रोपेन वन ऑल बोलेंगे। उसने क्या बोला है? एंड प्रोपेन टू ऑल, नाम से ही पता चल रहा है प्रोपेन टू ऑल, एक 1 पे और एक 2 पे, तो पोजीशन ही चेंज हो गया। ये 1 2 3, 1 2 3, चेन का लेंथ क्या है? सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है? फर्स्ट है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेकंड पे। सो दे आर डैश आइसोमर्स, दे आर पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। ठीक है, तो आई होप, भले टाइम लग रहा है, मैं जानबूझ के ले रहा हूँ लेक्चर्स अच्छे से, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन जो हमने नया 9 लेक्चर्स लिए बेटा उसका सब यहाँ पे एडवांटेज है, ताकि जूम मीटिंग में भी आपको फिर डाउट ज्यादा ना रहे। ठीक है, तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग ट्राई करिए, तब तक मैं एक बार बोर्ड गेस कर देता हूँ। थर्टीन क्वेश्चन देखिए। The isomerism which exists between 13th question, isomerism which exists between this compound। पहली बात तो मुझे बताओ, ये क्या है? जेमिनल है, एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन है, और बाजू वाला जो है वो विसिनल है। तो अभी हम लोग को पता करना है कि इनके अंदर आइसोमेरिज्म कौन सा है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। इसमें क्लोरीन 1 1 पोजीशन पे है, इसमें 1 2 पोजीशन पे आ गया। तो डेफिनेटली ये कौन सा आइसोमर्स हो जाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। सब एक्चुअल में उधर के ये 90% उधर से ये, बट ये मैं जब लिख रहा था तभी भी मेरे दिमाग में आया कि देखते हैं कौन कितने लोग सही कर पाते हैं। विच इज नॉट द पोजीशन आइसोमर ऑफ। अगर मैं इस कंपाउंड को ध्यान से देखूं, ठीक है ना, इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखो और ऑप्शन नंबर ए को भी ध्यान से देखो, ऑप्शन ए, तो दोनों कंपाउंड बेसिकली आइडेंटिकल ही है। देख लो, दोनों कंपाउंड क्या है? आइडेंटिकल ही है। देखो ना, इसको खाली थोड़ा घुमा के ऐसा लिख दिया, तो स्टूडेंट दोनों कंपाउंड क्या है? आइडेंटिकल ही है। तो ऑप्शन क्या आएगा? इसका आंसर ए आएगा। बाकी सब तो बेटा डेफिनेटली पोजीशन ऑफ Cl चेंज हो रहा है, तो पोजीशन आइसोमर्स होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन सा वाला कंपाउंड जो है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ऐसा उन्होंने पूछा है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा। तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला, तो देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या है? बेसिक नॉलेज बताओ सर। फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तो फर्स्ट में तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेकंड में है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। थर्ड में भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, C3H6 है, वो तो बेटा अल्कीन है, और C2H4 वो भी क्या है? अल्कीन है। तो डेफिनेटली दोनों में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप बेटा अल्कीन अल्काइन को तो फंक्शनल ग्रुप मानते नहीं अपन, तो डेफिनेटली इसका एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी। ऐसा देखो, थोड़ा सा लॉजिक भी अगर लगाएंगे तो काम हो जाता है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। एसीटोन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन? सर एसीटोन मतलब नेल पॉलिश रिमूवर, ये रहा, ये एसीटोन है। आगे क्या दिया है? प्रोपेनल, अल मतलब अल्डिहाइड, तो एक में कीटोन है और एक में अल्डिहाइड है, तो डेफिनेटली अल्डिहाइड है और ये क्या है? कीटोन है, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग है, सो दे आर डैश आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 का आंसर ए। ठीक है, चलो 17 वाला ट्राई करो सब लोग। मिथॉक्सीमीथेन, सब लोग स्ट्रक्चर बनाओ मिथॉक्सीमीथेन का। मिथॉक्सीमीथेन का स्ट्रक्चर बनाओ तब तक सब लोग।
मिथॉक्सी का मतलब क्या होता है, बोलो। मिथॉक्सी का मतलब होता है CH3 के ऊपर O ग्रुप, OCH3 बोल सकते हैं, ठीक है ना। और मीथेन मतलब CH4, बट जोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन तो हटाना पड़ेगा ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन CH3OCH3, ठीक है ना। तो ये मिथॉक्सी ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप के ऊपर जुड़ा है, बट मिथाइल नहीं लिखेंगे, मीथेन लिखेंगे, क्योंकि बाद में तो वो नाम में ए ना जाएगा। एंड इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2OH। तो बच्चों इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर है, और इसमें कौन है, अल्कोहल है। तो ये कौन से आइसोमर्स हुए, फंक्शनल आइसोमर्स। अभी कोई कोई बच्चा ये भी बोल सकता है सर मेटामर्स भी हो सकता है ना, ये CH3 इधर लाऊंगा तो फिर इधर OH बच जाएगा। बेटा मैंने क्या बोला था, मेटामेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, और OH जो है इट इज नॉट अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके दो साइड में आप ग्रुप जोड़ सकते हो, OH में तो खाली एक ही साइड में जोड़ सकते हो। तो ये 17 का आंसर क्या आ जाएगा, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 क्वेश्चन, Which of the following pairs of compounds are not functional isomers? इसमें से कौन से वाले functional isomers नहीं है, ठीक है ना। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है ना। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है आपने नाम सुना होगा, बट आई कैन गारंटी कि किसी को इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। तो स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लो अभी मेरे साथ। ये ग्लूकोज है और यहाँ पे मैं फ्रक्टोज बना रहा हूँ, ध्यान देना। ये देखो जो ग्लूकोज आप लोग खाते हो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कंपाउंड को हम लोग फ्रक्टोज बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों मुझे बताओ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, C6H12O6, स्कूल सेक्शन से पढ़ते हैं। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये देखिए ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। सो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, नो डाउट दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। बट उन्होंने क्या बोला है, कहाँ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स, नॉट बोला है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। दूसरा मिथाइल साइनाइड, व्हाट इज मिथाइल, CH3, साइनाइड मतलब NCN, राइट। मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड मतलब NC। तो डेफिनेटली बेटा ये तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग ही है, तो ये तो फंक्शनल आइसोमर्स हुए ही ना, उन्होंने नॉट पूछा है। फिर उसके बाद में थर्ड ऑप्शन देखो, पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल मतलब 5 कार्बन और सेकेंड कार्बन के ऊपर OH होना चाहिए, सेकेंड कार्बन के ऊपर OH, और पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल में थर्ड कार्बन पे OH। सो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप OH और इसमें भी फंक्शनल ग्रुप OH, सो दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स, ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोइथेन मतलब NO2, ये नाइट्रोइथेन हो गया, करेक्ट, ये नाइट्रोइथेन है। और दूसरा क्या है, इथाइल नाइट्राइट, नाइट्राइट मतलब ONO, ऐसा, इसको अपन इथाइल नाइट्राइट। सो ये वाला और ये वाला फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसमें हम लोग किसके थ्रू जोड़ते हैं, N के थ्रू जोड़ते हैं, और इसमें किसके थ्रू जोड़ रहे हैं, O के थ्रू जोड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली दे आर व्हाट, फंक्शनल आइसोमर्स। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी वाला फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है। इसको अगर आप नाम देना चाहो तो पोजीशन आइसोमर्स इसको नाम दे सकते हो, ठीक है। चलो 19th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। बेंजीन के ऊपर COH होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, यस, बेंजोइक एसिड। और इस कंपाउंड में OH है और ये CHO है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्डिहाइड है और अल्कोहल है, तो ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है। सो दे आर डैश आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा बेस्ट है, ऑप्शन सी, ठीक है ना। आप लोग एटलीस्ट ऑप्शन लिख के ले लेना ताकि आपको काम आए, क्योंकि मैंने आपको आंसर भी नहीं दिया इसका, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, CH3, क्वेश्चन नंबर 20, CH2
NO2 ये कंपाउंड ठीक है। आगे देखो क्या दिया है NH2 CH2 COOH। अभी मुझे बता, ये तो नाइट्रो ग्रुप है ये रहा, ठीक है ना, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे अमाइन आ गया, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। सो दे आर डैश आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, दैट इज ऑप्शन कौन सा आएगा, बी। चलो 21 वाला ट्राई करो, 21 वाला ट्राई करो। 21 वाला अपन काम करते, चलो इधर जगह है हो जाएगा, पहले ट्राई करो 21 वाला। सब लोग मुझे इसका ड्यू निकाल के बताओ। 21 वाले का फॉर्मूला क्या है, C3H9N, इसका ड्यू निकालो सर। ड्यू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। चलो बताओ सर, इसका ड्यू C+1 मतलब 8 माइनस H कितना है 9, 9 + 1 10, अरे हाँ या ना, H प्लस क्या था, H प्लस क्या था, N - X ना, H + X - N, तो कितना हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, H + X - N, तो 9 - 1 कितना हो गया 8, 8 / 2 4, तो इसका ड्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ड्यू 4 आ रहा है मतलब बेंजीन रिंग होना चाहिए। और वैसे भी उसने खुद बोला है बेटा, देखो ना क्या दिया क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस मतलब बेंजीन वाला अमाइन। तो अगर मेरे पास में समझो ये बेंजीन है, बेंजीन में कितने कार्बन कवर हो गए, 6 कवर हो गए, मतलब एक कार्बन अभी भी है, तो एक कार्बन मिथाइल के ग्रुप के फॉर्म में होगा। अमाइन बोला है मतलब NH2 होना चाहिए। अभी CH3 कहाँ जोड़ दे सकता हूँ मैं, एक तो यहाँ पे CH3 जोड़ सकता हूँ, एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है बताओ, यहाँ पे बेंजीन रिंग NH2 यहाँ पे, और ये मेटा पोजीशन पे CH3 जोड़ सकता हूँ, ये ऑर्थो था, ये मेटा है। नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ मैं, CH3 पैरा पोजीशन पे भी जोड़ सकता हूँ, तो पैरा पोजीशन पे अगर CH3 जोड़ा तो कितने स्ट्रक्चर्स हो गए, 3 हो गए। और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है, अभी ऐसा मत बोलना सर इधर भी तो हो सकता है, सर इधर भी हो सकता है, हाँ तो ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बोलोगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो मैं एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे अगर मैं NH और यहाँ पे मैं CH3 भी लगा सकता हूँ, ये देखो, तो ये 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, और ये 2 डिग्री अमीन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितने हो गए 4 हुए। और कोई पॉसिबिलिटी है सोचो, हाँ सर एक और पॉसिबिलिटी है। क्यों सर, आपको कैसे पता चला, क्योंकि एक ऑप्शन 5 भी दिया है, तो मैं सोच रहा था कि कहीं 5 तो नहीं पॉसिबल है, 4 तक तो मैक्सिमम पहुंच गए, 5वां भी कहीं पॉसिबल तो नहीं है। तो देखो मेरे को एक और आंसर आया, आप लोग देखना, एक और आंसर ये वाला, ये भी तो हो सकता है, ठीक है ना। अभी मैं क्लास टेस्ट में बेटा आपको इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के, इसका आंसर तो डेफिनेटली 5 है, ऑप्शन डी है, बट मैं अगर आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछूं एग्जाम में, तो बेटा आप लोग परेशान हो सकते हो, कैसे सर, ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, तो मैंने अगर ऐसा पूछा हाउ मेनी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, तो इसका प्राइमरी के लिए कितना आएंगे 4। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा था द नंबर ऑफ 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस, तो 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस कितना है, सिर्फ एक ही पॉसिबल है, तो इसका तो डेफिनेटली ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो कर सकते हैं। 3 डिग्री के लिए कितना लिखोगे, 0 लिखोगे, ठीक है। तो 21 तक हमने सॉल्व किया, 21 का आंसर क्या था बच्चों, डी था, ठीक है। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो नेक्स्ट सब लोग क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करो, मेटामेरिज्म तो बहुत अच्छे से सिखाया था मैंने, ट्राई करो 22। मेटामेरिज्म इज शोन बाय पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहली बात, ठीक है ना, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, डाइइथाइल ईथर। व्हाट इज डाइइथाइल ईथर, एक साइड में इथाइल, दूसरे साइड में भी इथाइल, सो ये वाला डाइइथाइल ईथर हो गया, इथाइल ये भी इथाइल, डाइइथाइल और बीच में O है तो ईथर हो गया। एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल एक साइड में और एक साइड में एन प्रोपाइल, सो एन प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन, और मिथाइल मिथाइल मतलब CH3 और ये ईथर। तो आप बताओ ये मेटामर्स है कि नहीं है। मेटामर्स होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में है, फिर फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना चाहिए, फिर अल्काइल ग्रुप दोनों साइड में डिफरेंट होना चाहिए। ये देखो ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, अलग है,
ये इथाइल है और ये मिथाइल है, अलग है। सो ये हो गया आपका आंसर। फिर भी हम लोग ऑप्शन बी भी सॉल्व करेंगे। ऑप्शन बी में क्या बोला, इथेनॉल। इथेनॉल बोलते बेटा मेरा तो मन टूट गया, क्यों? क्योंकि सर इथेनॉल मतलब OH, और OH तो पॉलीवैलेंट है ही नहीं, और पॉलीवैलेंट है नहीं तो मैं तो इधर ही डायरेक्ट कैंसिल कर दूंगा। फिर डाइथाइल ईथर, वैसे भी दोनों का बेटा फॉर्मूला भी अलग ही था, इसके साथ में डाइथाइल ईथर था, तो देखो ना इसमें 4 कार्बन, इसमें 2 ही कार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखो, एसीटोन। एसीटोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये पॉलीवैलेंट है, क्यों? क्योंकि इसके दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप जुड़ सकते हैं। दूसरा उसके साथ दिया है प्रोपियोन अल्डिहाइड। प्रोपियोन मतलब मैंने कॉमन नेमिंग में सिखाया था 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड, बट बच्चों ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो अगर ये पॉलीवैलेंट है ही नहीं तो आगे चेक ही मत करो। आंसर तो हमको मिल गया, लेकिन फिर भी हम लोग सब ऑप्शंस चेक करें। प्रोपियोनिक एसिड मतलब 3 कार्बन वाला एसिड, और 3 कार्बन वाला एसिड मतलब ये वाला, बट स्टूडेंट्स इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और इसके साथ में दिया था उन्होंने एसिडिक एसिड, एसिड कम विनेगर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23rd। 23rd क्वेश्चन सेज which of the following shows metamerism। मेटामेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो जैसे ऑप्शन ए CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे C2H5 दिया है, पर मेरे को पता है कि C2H5 को मैं ऐसे लिखूंगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सर है। अभी अगर मैं इसका मेटामर स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इस साइड में अलग अलग अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 डाल दिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये मेटामर्स है? हाँ सर है ना। देखो ये दोनों पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इधर मिथाइल इधर इथाइल, इधर इथाइल इधर मिथाइल, तो ये क्या है? मेटामर्स है। गलत, ये दोनों आइडेंटिकल है। बहुत बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये दोनों कंपाउंड ही आइडेंटिकल है। कैसे? ऊपर वाले कंपाउंड को ऐसे मूव करो, ऐसे घुमा दो, ऐसा है ना अभी, फिर ऐसे घुमा दो तो क्या हो जाएगा? ये तो यही बन रहा है। तो फिर सर तो फिर ऐसे में भी तो बन सकता है, ट्राई करो। नहीं है ये, इसको ऐसे घुमाओ, ये नहीं बनेगा। क्यों? इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, कैसे चलेगा? तो स्टूडेंट्स ये मेटामर्स नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखो, थायोईथर वाला C2H5 को मैं हमेशा CH3 CH2 लिखूंगा, S मतलब सल्फर, ठीक है। ये आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ईथर के जैसे थायोईथर भी होता है। तो अगर मैं एक कार्बन इधर ले लूं तो CH3 CH2 CH2 S CH3, यस। तो ये वाला कंपाउंड आपको मेटामेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है ना। कैसे? इधर 2 पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट 2 कार्बन 3 कार्बन, 2 कार्बन 1 कार्बन, तो डेफिनेटली बेटा इसको मूव करके भी ये थोड़ी आने वाले हैं, ठीक है। तो फिर भी अपन ऑप्शन सी एंड डी भी देख लेते हैं। सी क्या बोल रहा है अपने को? सी बोल रहा है डाइमिथाइल ईथर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे CH3 को ये साइड में ले लूँ तो CH2 फिर इधर OH बचेगा, और OH इज नॉट अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पहले बोला था, मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। फिर लास्ट वाला ऑप्शन, इधर मिथाइल और इधर इथाइल, CH2 CH3, अगर मैं यहाँ से CH2 इधर ले लूँ तो दोनों कंपाउंड वापस ऊपर जैसे ही हो जाएगा, आइडेंटिकल इसके जैसा। देखो देख लो बोले, तो ये भी नहीं होगा। क्यों? आप बोलोगे सर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मैं बोलूंगा करेक्ट। इधर 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन, बात ही हो रही है ना, 1 2 2 1, तो बात तो ये हो ना, इसको रोटेट करो यही बनेगा। तो इसका एक ही आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो 24th, मेटामेरिज्म इज नॉट फाउंड इन, ठीक है ना।
मेटामेरिज्म किसमें नहीं देखने को मिलता है? ईथर। पहली बात तो ईथर का मतलब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें भी तो मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। थायो ईथर अभी जस्ट बताया, ये वाला देखो, थायो ईथर में भी आपको मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। थर्ड, अल्कीन्स की बात करें और 2 डिग्री अमीन्स की बात करें, 2 डिग्री अमीन्स मतलब NH ये हो गया। बट अल्कीन तो बेटा वैसे भी मैंने आपको पहले ही बोला था ना, फंक्शनल ग्रुप में थोड़ी गिनते हैं इसको, सो इसमें तो नहीं आएगा, तो इसका आंसर 24 का सी हो जाएगा। 25 देखिए, फंक्शनल आइसोमर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। मैंने बोला था आपको, लिखवाया भी था डेफिनेशन, जो फंक्शनल आइसोमर्स इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, टॉटोमर्स। ये तो डेफिनेशन ही तो है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए या तो अल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए, साइनाइड होना चाहिए, या फिर आइसोसाइनाइड, या फिर उसके बाद में नाइट्रो कंपाउंड था या फिर नाइट्रोसो था, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन ब्यूट 2 इन, नो नॉट पॉसिबल। ऑप्शन ए ब्यूट 2 इन या फिर 2 ब्यूटिन। बच्चों ये तो कंपाउंड शो ही नहीं कर सकता, अभी ऊपर ही लिखा हमने, अल्कीन शो नहीं करेंगे। दूसरा लैक्टिक एसिड, एसिड आया ना, एसिड तो बेटा शो कर ही नहीं सकता। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? ये दूध में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड, ये वाला कंपाउंड कभी भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा याद रखना, टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन, ये देखो हो गया आपका काम। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो अगर मैं इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा बताओ? CH3, यहाँ पे CHOH, यहाँ पे CH2 है ना, तो इसको अपन ऐसे H लिख सकते हैं, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट, तो यहाँ पे OH, इधर डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। लास्ट वाला ऑप्शन फिनॉल, फिनॉल भी बेटा डेफिनेटली शो नहीं करेगा, बिकॉज वो तो अरोमेटिक ही है, और अरोमेटिक कंपाउंड मैंने आपको पहले भी लिखा था, दे आर हाईली स्टेबल। सो दिस इज अप टू क्वेश्चन नंबर 26 का बेटा आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करता हूँ। चलो नेक्स्ट 27 ट्राई करो सब लोग। टॉटोमेरिज्म विल बी एग्जिबिटेड बाय, कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा? तो फर्स्ट कंपाउंड CH3 थ्राइस, C के ऊपर ही जुड़ा होगा, देख लो CH3 थ्राइस मतलब C के ऊपर ही जुड़ा होगा, C और फिर NO दिया, NO मतलब नाइट्रोसो, बराबर। और नाइट्रोसो कंपाउंड्स तो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, बट ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है। सो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा नहीं है तो गामा भी चलेगा, बट इसमें तो बीटा कार्बन बीटा कार्बन बीटा कार्बन, गामा है ही नहीं, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 डिग्री अमीन। अमीन्स तो बच्चों मैंने आपको पहले बोला था 4 ही फंक्शनल ग्रुप है जो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, तो ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। थर्ड R3, R का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, किसके ऊपर जुड़ा हुआ है? कार्बन के ऊपर। कितने R है? 3, और यहाँ पे NO2 दिए है, याद है ना सबको? और मैंने आपको सिखाया भी था NO2 को कैसे लिखते हैं, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। नाइट्रो ग्रुप टॉटोमेरिज्म शो करता है, बट उसके लिए अल्फा कार्बन होना चाहिए, अभी अल्फा है ही नहीं इधर, तो ये भी शो नहीं करेगा, तो डेफिनेटली आंसर डी होगा। बट फिर भी हम लोग लिख के देखते हैं, RCH2 और NO2 दिए हैं इस तरीके से, इधर प्लस इधर माइनस, करेक्ट। तो कहना है से बेटा ये आपका कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। तो मैं अगर इसके H को हटा के यहाँ पे H लिख दूं, तो फिर ये वाला हाइड्रोजन अंदर शिफ्ट, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट इधर से, तो बताओ इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम वाला क्या आएगा? RCH डबल बॉन्ड N, इधर OH
इधर O के ऊपर माइनस और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा प्लस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो 28। क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई। 28 बोल रहा है नाइट्रोइथेन कैन शो, व्हाट इज नाइट्रोइथेन? इथेन मतलब CH3CH3 होना चाहिए, बट नाइट्रो ग्रुप जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। इस कंपाउंड की अगर बात करें तो बेटा ये इसके जैसे ही हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अगर अपन ऐसे शो करें तो ये वाला ऐसे, फिर ये बॉन्ड ऊपर से शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें तो टॉटोमेरिज्म हो सकता है, CH3CH डबल बॉन्ड N OH और इस O के ऊपर माइनस, इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, तो कैन आई से इट शोज टॉटोमेरिज्म। तो इसके अंदर टॉटोमेरिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। बट स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें एक ऑप्शन दे सकता था फंक्शनल आइसोमर्स का। कैसे सर? ये फंक्शनल ग्रुप अलग है और ये फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा आपको, राइट टाइम पे FM बजा, कहाँ पे? CP में। तो अगर आपको फंक्शनल आइसोमर भी आ रहा है, टॉटोमर भी आ रहा है, तो सिलेक्ट कौन सा करोगे? टॉटोमर्स ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समझो ऑप्शन बनाया जाएगा तो आप हमेशा टॉटोमर्स ही टिक करना। नेक्स्ट Which of the following does not show tautomerism? किसमें टॉटोमेरिज्म नहीं है? तो अभी सब में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड एक भी नहीं है, तो डेफिनेटली सब में पॉसिबिलिटी तो होगी, बट चेक करना पड़ेगा किसमें अल्फा या गामा हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अभी देखो सबसे पहले C6H5 दिया, देखो C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग होता है बच्चों, और जहां पे भी बेंजीन आएगा मैंने बोला था वो साइड से तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं हो सकता। बट अगर मैं बात करूं ये साइड से पॉसिबिलिटी नहीं है, बट ये साइड से तो है ना, ये साइड से तो है पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इसमें टॉटोमेरिज्म शो होगा, नॉट फ्रॉम बेंजीन साइड, किससे साइड से? यहां से। कैसे? इसको CH2, इसको H लिखेंगे, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट, ये वाला इधर, और फिर ये हाइड्रोजन इधर से इधर आ जाएगा, तो ये तो टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। सेकंड उसने बोला डज नॉट शो बोला है, सेकंड वाला देखो एसिडाल्डिहाइड CH2 C डबल बॉन्ड O H, मालूम है CH3 है, मैंने जानबूझ के लिखा ऐसे लिखना, समझा? चलो अभी बताओ, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट, ये इधर से इधर शिफ्ट, तो बताओ सर इसमें भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है? तो फर्स्ट और सेकंड में तो टॉटोमेरिज्म हो रहा है, बस अगर हम लोग थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं ये तो एसीडोन है, दोनों साइड में CH3 है, तो इधर तो एक साइड में CH3 था तभी भी तो हो रहा था, तो अभी मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, यही साइड से लिख देता हूँ। चलो इसमें भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन में नहीं हो रहा है? ऑब्वियसली ऑप्शन डी, बट फिर भी क्यों देखते हैं। एक साइड में C6H5 लिखा है मतलब बेंजीन है, बेंजीन के साइड से तो पॉसिबिलिटी 0, C डबल बॉन्ड हो, वो साइड में कौन है? C के ऊपर 3 बार CH3, C के ऊपर देख लो, C के ऊपर कितनी बार CH3 लिखा है? 3 बार CH3 लिखा है, तो एक बार CH3, दूसरी बार CH3 और ये तीसरी बार CH3, इस साइड से तो पॉसिबिलिटी थी नहीं। अभी ये अल्फा कार्बन, इसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, देख लो सर अल्फा नहीं है तो गामा पे जाओ, गामा पे भी देखो गामा है ही नहीं बेटा इधर, तो ये वाला कंपाउंड विल नॉट शो, दिस कंपाउंड विल नॉट शो क्या? टॉटोमेरिज्म। ये कंपाउंड आपको टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 29 का आंसर हो जाएगा डी। इज इट क्लियर? चलिए अभी आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर मैं रिमेनिंग थोड़े से क्वेश्चन है तो अपना नेक्स्ट बोर्ड पे खत्म हो जाएगा। फोटो ले लो। चलो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस खत्म करते हैं, आप लोग ट्राई करो तब तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, रीड विनाइल अल्कोहल। नाउ व्हाट इज विनाइल? अलाइल, विनाइल सब मैंने सिखाया था। विनाइल का मतलब होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है ना, और अल्कोहल है तो OH। विनाइल अल्कोहल एंड एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये दोनों कंपाउंड्स आर डैश आइसोमर्स। पहली बात तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई का ही क्वेश्चन है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली, इसका आंसर फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल आइसोमर्स टिक कर लेते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया तो आपको एक हिंट मिल गया, वरना तो 99% बच्चे फंक्शनल आइसोमर्स टिक करते हैं, लेकिन इसका आंसर फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इस CH3 को क्या मैं CH2H लिख सकता हूँ? ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, तो डेफिनेटली ये CH2 डबल बॉन्ड C, इधर OH और इधर H आ जाएगा, तो यही हो गया, देख लो। तो स्टूडेंट्स ये तो टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, सो दीज कंपाउंड्स आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। राइट टाइम पे FM बजा, ठीक है ना, जब भी डाउट आ जाए तो क्या करने का? FM बजाने का। किसके ऊपर? गाना.com पे नहीं ना, तो टॉटोमर्स और फंक्शनल में से कौन सिलेक्ट होगा? डेफिनेटली इट विल बी टॉटोमर्स, ठीक है ना। सो दीज आर टॉटोमर्स, दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही इजी है। HCl इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड HNC प्लस और इसके ऊपर माइनस, मैंने बताया था आपको, आर डैश आइसोमर्स। मैंने आपको बताया था ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म। कौन सा? टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 32 क्वेश्चन सेज साइक्लोअल्केन्स आर आइसोमरिक विथ। पहली बात तो मुझे था साइक्लोअल्केन्स, जब मैं बोलता हूँ साइक्लोअल्केन्स तो इस कंपाउंड का DU कितना होगा? सर DU 1 होगा, ठीक है ना। तो आइसोमर बोला है तो मतलब जिसके साथ आइसोमर होगा ये, उसका भी DU 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का मतलब क्या होता है? ओलिफिन्स का मतलब अल्कीन्स ही होता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो अल्कीन्स बोला तो DU कितना हो जाएगा? 1 हो गया आपका आंसर ए। सर ऐसे कैसे सिलेक्ट करते हैं? दूसरे भी चेक करके बताओ। दूसरा ऑप्शन दिया बच्चों अल्काइंस। अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो DU2 हो गया। DU2 हो गया तो बेटा आइसोमर्स होने के लिए DU सेम होना चाहिए। तीसरा अल्काडाइंस, डाइंस नहीं, अल्काडाइंस। अल्काडाइंस, डाइंस मतलब दो बार डबल बॉन्ड, दो बार डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड मतलब एक DU, तो दो डबल बॉन्ड मतलब दो DU, तो ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट में दिया ऑल ऑफ दिस तो डेफिनेटली हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। 33 साइक्लोब्यूटेन एंड ब्यूटीन। साइक्लोब्यूटेन ऐसा, ठीक है, इसका DU कितना? 1। एंड ब्यूटीन कुछ नहीं बोला तो 1 ही मान के चलेंगे। ब्यूटीन मतलब ये वाला, इस कंपाउंड का DU कितना? इसका भी 1। तो दोनों आइसोमर्स तो है, बट आपको नहीं लगता ये रिंग है और ये क्या है? चेन है। तो फर्स्ट टाइम आज के लेक्चर में हम लोग को देखने को मिला रिंग चेन आइसोमर्स। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखो जरा। हाँ सर है ना, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी कौन सा है बच्चों? रिंग चेन आइसोमर्स। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, देन वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34th क्वेश्चन से द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C3H4। C3H4 के लिए कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो डिसाइड करो, ठीक है ना। C3H6 के लिए कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो हमको पूछा है, जरा आप लोग ट्राई करो। सर कैसे? सबसे पहले DU चेक करो। कैसे क्या पूछते हो? सबसे पहले क्या चेक करोगे? DU चेक करो। DU का फॉर्मूला क्या है? C+1, ठीक है ना। सेकेंड ब्रैकेट क्या था? H + x - n डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं इसका DU निकालूंगा तो 3 + 1 4, 4 - 4/2 2, इसका DU कितना आएगा? 2 आएगा। 2 DU का मतलब क्या? DU का वैल्यू 2 का मतलब या तो एक ट्रिपल बॉन्ड या फिर दो डबल बॉन्ड या फिर दो रिंग,
या फिर एक रिंग एक डबल बॉन्ड, एक रिंग और एक क्या होगा डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले एक ट्रिपल बॉन्ड वाला ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन और चेंज कर सकते हैं क्या? कोई फायदा नहीं है, एक ही आएगा ये, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला एक ही आएगा। दो डबल बॉन्ड ऐसे बना सकता हूँ मैं, हाँ सर ये दो डबल बॉन्ड हो गया। दो रिंग के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, दो रिंग के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, एक रिंग मतलब साइक्लोप्रोपेन, मतलब ये रिंग हो गया, और इसमें डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। तो टोटल ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स हुए बच्चों? इससे 3 ही स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। कितने? 3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? किधर गया? 34th क्वेश्चन, ऑप्शन सी। सर इसमें एक ऑप्शन 4 भी दिया है, ऑप्शन 4 भी है ना, देखो चौथा ऑप्शन 4 ही है। तो बच्चों अभी और चेक करते हैं, देखो और कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, और कोई है? ट्रिपल बॉन्ड वाला खत्म हो गया, दो डबल बॉन्ड वाले भी खत्म हो गए, दो डबल बॉन्ड और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दो रिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, 4 कार्बन होंगे तो ही दो रिंग हो सकता है। एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, अगर मैं डबल बॉन्ड को ऐसे डालूं तभी भी ये तो सेम ही है ना, दोनों क्या है? सेम ही है। डबल बॉन्ड को ऐसे डालो तभी भी क्या है? ये और ये ऊपर वाला सेम ही है। तो स्टूडेंट्स इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर आ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चर आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 10 ना। ये जो मैंने आपको वर्कशीट भेजा था होमवर्क के तौर पे, आज हम लोग ने पूरा क्लास में डिस्कस कर दिया है। इसको आप लेवल 1 मार्क कर सकते हो, लेवल 1, ठीक है। अभी इसके अलावा मैं आपको एक और लेवल 2 का क्वेश्चन शीट भेजूंगा, उसमें लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आपने देखा होगा आज के जो क्वेश्चन थे बेसिक थे, और साथ में थोड़ा सा टफ लेवल भी था, ज्यादा भी नहीं था लेकिन टफ लेवल था। लेवल 2 के जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर समझ लो 80% टफ रहेंगे, 20% मीडियम और इजी रहेंगे। तो वो भी एक लेक्चर में ले लूंगा। तो लेक्चर नंबर 11 में हम लोग लेवल 2 डिस्कस करेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 12 से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मेरी बात एकदम ध्यान से तसल्ली से सुनो। नंबर ऑफ लेक्चर्स के लिए मैं कुछ भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ अच्छे से सिखा रहा हूँ, एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ। तो सुनो, आइसोमेरिज्म में मैंने आपको पहले बोला था डे 1 में 2 पार्ट है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो वी आर इन द टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म येट नाउ। अगर हम लोग देखें तो अभी तक हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा है, एंड वी हैव कंप्लीटेड हाउ मेनी लेक्चर्स? 10 लेक्चर्स विद एमसीक्यूज। एक और शीट मिलेगा लेवल 2, क्योंकि स्टूडेंट मैं कोई भी गुंजाइश नहीं रखना चाहता, कोई भी डाउट तो डेफिनेटली आपका जन्म से अधिकार है, आप लोग पूछोगे, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 99% डाउट जितने हो सकते हैं, या क्वेश्चन जब बच्चे सॉल्व करते हैं उनको आते हैं, वो मैं बोर्ड पे सॉल्व करके बताता हूँ। एमसीक्यू आप लोग डेफिनेटली फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो एमसीक्यू कैसे आते हैं, कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। तो एमसीक्यू के लिए बेटा मैं आपको एक सिंपल चीज बोलूंगा, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको एमसीक्यूज इतने इजी नहीं लगेंगे। तो एक ही याद रखना, जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो एंट्रेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, बट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर और क्या क्या क्वेश्चंस थोड़े से लेवल बढ़ा के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 11 में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लेवल 2 डिस्कस करेंगे, लेवल 1 आज खत्म हो गया, और फिर हम लोग 12th लेक्चर से स्टीरियो आइसोमेरिज्म चालू करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी बड़ा है, उसके भी कम से कम 8 से 10 लेक्चर्स लगेंगे, तो लगभग 20 to 24 लेक्चर्स इस चैप्टर के भी हो जाएंगे। तो 24 लेक्चर्स हमने किस में लगाए थे? आईबीएसई में लगाए थे, और नेक्स्ट 20 to 24 लेक्चर्स इसमें भी हो जाएंगे। तो ये हमारे जीओसी के कितने चैप्टर्स कवर हो जाएंगे? 2। फिर हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट, बट उसके लिए टाइम है। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग लेवल 2 डिस्कस करेंगे, फाइनली मैं स्टॉप कर रहा हूं, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, 3D आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।